हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखना स्टार्ट किया था आपके ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या इसी को आप बोल सकते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में और एक दो क्लास के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आज के वीडियो में हम एक और क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं और आज का ये क्लास है थायाजोलिडीन डाइओन या इसी को हम कह सकते हैं PPAR गामा एगोनिस्ट या इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये जो ड्रग है PPAR गामा एगोनिस्ट, कहने का मतलब है कि ये उस तरह के जो एक्टिविटी को करने वाले हैं उनको सपोर्ट करने वाला, उन्हीं की डायरेक्शन में उनकी एक्टिविटी को मूव फॉरवर्ड करने वाले ड्रग से हैं। तो चलिए आज का इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस थायाजोलिडीन डाइओन कैटेगरी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, तो एज पर द प्रीवियस लिटरेचर एंड केडी त्रिपाठी along with different other standard book we have two types of thiazolidine डाइओन ड्रग्स के एग्जांपल। ये हैं आपके पायोग्लिटाजोन और दूसरा है आपका रोसीग्लिटाजोन। तो इनमें से रोसीग्लिटाजोन अब आपके इंडिया में यूज नहीं होते हैं क्योंकि इनके पीछे कई सारे साइड इफेक्ट थे। तो वो साइड इफेक्ट क्या थे और इनको कब बैन किया गया? जो हमारे रोसीग्लिटाजोन है इनको इंडिया में बैन किया गया 2010 में ड्यू टू देयर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और उनके अंदर जो CHF थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था, इनको प्रेसिपिटेट कर देने की एक्टिविटी की वजह से, इनके अनवांटेड रिस्पांस की वजह से इनको इंडिया में बैन कर दिया गया था। तो इसी कैटेगरी का जो दूसरा ड्रग था हमारा पायोग्लिटाजोन, इनको भी लगभग 2013 के आसपास बैन किया गया था, लेकिन वापस से इनको 2 से 3 महीने के बाद रीयूज करना स्टार्ट किया गया। तो इनके पहले जब इनको बैन कर दिया गया था कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट की वजह से, तो जब इनको बाद में वापस से यूज करना शुरू हुआ तो इनके साथ एक वार्निंग लेवल को ऐड किया गया। सो विद वार्निंग लेवल क्या था कि ये जो ड्रग है हमारे आपके पायोग्लिटाजोन, इनको एंटी डायबिटिक ड्रग के केस में, ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग के केस में फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसको यूज नहीं करना चाहिए। इनको अदर ड्रग के साथ या अदर ड्रग के प्रॉपर ना काम करने की वजह से ही अगर आप इसको यूज करें तो एक्सेप्टेबल है। तो इस वार्निंग सिग्नल के साथ, इस वार्निंग लेवल के साथ इनको वापस से यूज कराना शुरू किया गया। ये जुड़ी हुई कुछ बातें थी इनके एग्जिस्टेंस के बारे में। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है। सबसे पहले आपको एक चीज को रिकॉल करना चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की भांति समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि डायबिटीज के टाइप कितने होते हैं। हमारे पास 4 डायबिटीज के टाइप थे, लेकिन मैं 2 डायबिटीज का ही जिक्र करूंगा दोबारा से यहाँ पे। पहला था टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 में आप यूं कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन टोटली इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है और ये जो इंसुलिन है वो एक्सटर्नल सोर्स से लिया जाना चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की वो पर्टिकुलर सेल, बीटा सेल, जो कि आपके लिए इंसुलिन बनाते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए हम इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं। जबकि दूसरा और मेन जिसका संबंध आज के टॉपिक से है वो ये है कि ये टाइप 2 यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका कारण क्या है कि इसमें हमारे वो सेल जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते हैं, उनके जो फंक्शन है वो कुछ हद तक कमी होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो थोड़ा कम होता है। या तो प्रॉपर भी हो सकता है या तो आवश्यकता के अकॉर्डिंगली ज्यादा भी हो सकता है। और एक जो मेजर प्रॉब्लम और हो सकता है उसके पीछे यह है कि जो हमारे टिश्यूज हैं इनकी जो सेंसिटिविटी है पेरिफेरल टिश्यू की उस इंसुलिन के लिए, उस इंसुलिन के करस्पॉन्डिंग कम हो जाता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो आज का ये जो ड्रग है हमारा थायाजोलिडीन डाइओन और इसके पहले जो हमने देखा था बाइगुआनाइड, ये आपके इंसुलिन के जो रेजिस्टेंस है इनसे ओवरकम करते हैं, यानी कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को क्लियर करते हैं ताकि जो भी इंसुलिन हमारे बॉडी में बना हुआ है वो सफिशिएंट मात्रा में भी हो सकता है, तो वो इंसुलिन अपने रेस्पेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर के पास जाए, उनके साथ बाइंड हो और फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, जिसकी वजह से फिर उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। यहां पे इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर की बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहने का मतलब यह है कि वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को, जो कि फिलहाल एक्सेस की मात्रा में है, इनको अलाउ करे, ट्रांसपोर्ट करे, मूव करे, इनके अपटेक को फैसिलिटेट करे फॉर द टारगेट सेल, यानी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल के लिए, ताकि ये जो हमारे बॉडी के सेल हैं इन ग्लूकोज को यूज करें और ग्लूकोज को यूज करने की वजह से हमारे लिए जो बेसिक एनर्जी है वाया माइटोकॉन्ड्रिया इनको सिंथेसाइज करें और हम फिर अपनी नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है उस ब्लड के ग्लूकोज को आपके टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक जो दरवाजा को खोलने का काम करते हैं वो है हमारे इंसुलिन। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस हो चुके हैं इंसुलिन को फॉर द सेल, या ऐसे सेल को जो कि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गए हैं, इनको ओवरकम करके आपकी एक्टिविटी को चालू करना, ये मेन मैकेनिज्म है हमारे थायाजोलिडीन डाइओन कैटेगरी के ड्रग का। तो
आइए अब हम देखें उनके मैकेनिज्म एक्शन को 1-to-1 के डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है पायोग्लिटाजोन, जो कि अब हम इसको यूज कर रहे हैं। सो पायोग्लिटाजोन इज सेलेक्टिव एगोनिस्ट फॉर PPAR गामा। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिसका काम क्या है, विच इज एक्सप्रेस इन फैट सेल। ये जो हमारे पर्टिकुलर पार्ट हैं PPAR गामा, इनका जो मुख्य रोल होता है वो ये होता है कि इंसुलिन के बनाने वाले जो ऐसे जीन हैं इनके एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करना। अब चूंकि जो ऐसे जीन जो कि आगे जाकर के इंसुलिन के रिसेप्टर को बनाने में मदद करेंगे, वैसे को अगर हम इनके सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं तो उनके जो रेजिस्टेंस है इनसे ओवरकम करने में हमारी काफी मदद मिलेगी। तो इनका जो लोकेशन है, ये जिस जगह पे एगोनिस्ट का काम करते हैं वह है हमारे फैट सेल। आगे बढ़ते हैं, जो इसी बात को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ये है जो पायोग्लिटाजोन है, ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल इंसुलिन रेस्पॉन्सिव जीन को। यहां पे दो वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम धीरे तरीके से समझना बहुत ही आवश्यक है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, ये किसको इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। किसके ट्रांसक्रिप्शन को, ऐसे इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन के ट्रांसक्रिप्शन को। इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स कहने का मतलब है इंसुलिन के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करके उनकी एक्टिविटी को स्टार्ट करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले जीन के एक्सप्रेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? दो तरह के वर्ड आपने सुने हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब होता है किसी भी मैसेज को एक कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि केवल उस कोड का डिकोड उन्हीं के पास होगा जिनके पास ऑलरेडी उस कोड को डिकोड करने का कोई ट्रिक होगा। अगर किसी पर्टिकुलर भाषा में हम बात करते हैं जिसको पूरे पॉपुलेशन में कोई नहीं जानता, तो अगर आप उस भाषा में कोई भी बात करेंगे तो उनमें से कोई भी चीज समझ नहीं आएगी, केवल उसी को वहां पे प्रेजेंट व्यक्ति को समझ में आएगा जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानता हुआ होगा। तो सिंपल सा मैसेज को किसी कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यह हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर वापस से जब ट्रांसलेशन होगा तो उस कोड का वापस से उनकी मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल मैसेज में वापस से कन्वर्ट करना, यह हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये दो चीजों में से पहला चीज हमारे काम करते हैं थायाजोलिडिन कि आपके ऐसे ही इंसुलिन सेलेक्टिव जीन को, रिस्पॉन्सिवनेस को ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का जो कि इंक्रीज होगा, वो रिजल्ट होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, दे रिवर्ट द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यहां पे हमको फुल स्टॉप लेना चाहिए एक। दे रिवर्ट द इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिवर्ट का मतलब होता है कि वो उस चीज को वापस से पलट देंगे। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिवर्ट कंडीशंस क्या होगा, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है हमारे सेल के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इंसुलिन हमारी बॉडी बना रही है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किए जा सकेंगे, और यूटिलाइज हो जाने की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है वो वापस से धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेंगे। यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि इन कंडीशन में या तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो चुका है तभी हम इसके बारे में बात करें, लेकिन उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये नहीं सोचना चाहिए हमेशा कि इंसुलिन का लेवल कम हो गया है तभी आपके डायबिटीज का टाइप 2 होता है। ये एक कारण है कि इंसुलिन का लेवल कम हो गया हो, जैसे हमने पहले देखा कि सिक्रेशन को इनहेंस करने वाले ड्रग। लेकिन उनके अलावा दो केस ऐसे और भी होते हैं जिनमें मुख्य रूप से यह है कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में भी बन रहा होगा या जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा भी बढ़ रहा होगा, बावजूद उसके टाइप 2 हो सकता है। तो उन पहले को छोड़ करके दूसरे और तीसरे का कारण क्या है कि उनके रिसेप्टर इस तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हमारे पेरिफेरल टिश्यू में फॉर द इंसुलिन। ये भी एक पॉइंट को आपको माइंड में लेकर के चलना होगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग फुल स्टॉप के बाद वाला, ये कहता है कि दे रिवर्ट द इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब कैसे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन। आपके जो भी हमारे जीन हैं, जो आपने ऊपर में देखा कि जो ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन हैं, इनके एक्सप्रेशन और ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज करके। एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन कहने का मतलब होता है उनकी एक्टिविटी का अब शो होना, उनकी एक्टिविटी को मॉडरेट करना, उनकी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करना, बढ़ा देना। किसकी एक्टिविटी को, ऐसे जीन की जो कि रिस्पॉन्सिव हैं आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपको इन्हीं पॉइंट को आगे समझाने में मदद करेगा, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल्स। ये क्या करते हैं, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड फैट टिश्यू इज इंप्रूव्ड। ये लाइन को हम इस तरीके से भी समझा जा सकता है पूरी लाइन में, एंट्री ऑफ ग्लूकोज एंड मसल्स को ये इंक्रीज करता है कहां पे, फैट टिश्यू में। जब एंट्री ऑफ ग्लूकोज
और ग्लूकोज का जो मसल्स और फैट टिश्यू में एंट्री बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके ग्लूकोज है वो ज्यादा यूटिलाइज्ड हो जाएंगे आपके इन मसल्स और फैट टिश्यू में। तो जब इनकी यूटिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, और जब ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि इनकी अवेलेबिलिटी, किसकी, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आपको ग्लूकोज के जो एक्सेसिव लेवल है आपके ब्लड में, इनको कम करके नॉर्मल लेवल पे लेकर के आना है। तो या तो आप ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा दीजिए, यूटिलाइजेशन को बढ़ा दीजिए, तो अपने आप उन कंडीशंस को आप नॉर्मल कर सकते हैं। यही लाइन इस बात को समझाना चाह रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एक्शन इस जो हमारी ड्रग है थायोजोलिडिन-डायोन का, इनका जो प्राइमरी एक्शन है वो क्या कहता है, इज टू इंप्रूव द पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी। जिस हम बात कर रहे हैं इंप्रूव किसको करना, पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को। देखिए जब हमारे बॉडी में हमारे उस पर्टिकुलर सेल से जिसका काम होता है इंसुलिन का सिक्रेशन करना, यानी कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस के थ्रू जब ये इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहे हैं, कमी कहीं नहीं है, बावजूद इसके ये जो इंसुलिन है ये जब घूम फिर करके आपके पर्टिकुलर टारगेट सेल में पहुंचते हैं, जहां पे इस टारगेट सेल की जो सेंसिटिविटी है वो अगर ओके है, बहुत अच्छी मात्रा में कह लीजिए, नॉर्मल है कह लीजिए, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, आपके अंदर मेरे अंदर अगर हमको डायबिटीज नहीं है तो वो चलता रहेगा। लेकिन इसी कंडीशन में अगर हम सेकंड पहलू को चेंज कर दें, इंसुलिन का जो लेवल है वो ऑप्टिमम है, नॉर्मल है, अब हम चेंज करते हैं कि हमारे टिश्यूज जो है पेरिफेरल टिश्यूज है, इनकी जो सेंसिटिविटी है इस इंसुलिन के लिए कम हो गई है। तो पहले मान लीजिए 10 की संख्या में, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 की संख्या में इंसुलिन आ रहे थे और 10 की संख्या में सेल्स थे, तो इनकी सेंसिटिविटी ओके होने की वजह से इनको यूटिलाइज कर दिया जा रहा था। तो इन 10 सेल में अब अगर हम ये मान के चलें कि कम से कम 4-5 के सेल की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है, तो इस इंसुलिन को यूज करने वाले हमारे तो सेल कम हो गए हैं। तो इस तरह से यूं समझा जा सकता है कि आपके सेल की सेंसिटिविटी कमजोर हो गई है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज का टाइप 2 हो सकता है, और इसी सेंसिटिविटी को वापस रिस्टोर करने का काम करते हैं हमारे थायोजोलिडिन-डायोन कैटेगरी के ड्रग। इस लाइन का यही मतलब है। आगे हम बात करते हैं, ये हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिड्यूस करते हैं। ये देखिए ये वर्ड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहने का आशय ऐसे प्रक्रिया से है, ऐसे प्रोसेस से है जहां पे हमारे लीवर, हेपेटिक सेल का मतलब है हमारे लीवर ऐसे सोर्स को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज करके वे आपके लिए ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से असर ये होता है कि अल्टीमेटली ये आपके ब्लड में वापस से ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो जब हम इस कैटेगरी के ड्रग यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ऑप्टिमम कंडीशंस तक लाने की वजह से उसके प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से ये कम हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे लोअर द प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड लेवल। यहां पे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्लाज्मा के ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने का काम करते हैं। अब यहां पे एक चीज आपको अगर क्लिक हो रही होगी, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखना स्टार्ट किया था, जब हम बात कर रहे थे ऐसे केस में जबकि हमारे बॉडी में फैट की, हाइपरलिपिडेमिक केस की हम बात कर रहे थे, तो हाइपरलिपिडेमिक केस में जो मेन कारण था प्रॉब्लम का वो ये था कि आपकी ट्राइग्लिसराइड के लेवल का बढ़ जाना और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहां पे हमारे जो ड्रग हैं, ये आपके जो थायोजोलिडिन-डायोन है, ये इसको भी कम करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको इशारा करता है कि आप उस केस में भी, हाइपरलिपिडेमिक केस में भी इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरा कहता है कि दे इंक्रीज द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये लाइन भी आपको जानना जरूरी है। एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल माने गए हैं। इनका पूरा नाम जो है आप जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एंड दीज आर अ वेरी गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर योर बॉडी, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ फ्रेंडली और गुड कोलेस्ट्रॉल। इनको भी ये बढ़ाने का काम करते हैं। दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, जो टीजी का लेवल है इनको कम कर रहे हैं और आपके एचडीएल का लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपके डायबिटीज के लिए साथ साथ आपके जो हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस था उनमें भी आपकी मदद करने का काम कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दे रिड्यूस द लिपोलाइसिस एंड प्लाज्मा फैटी एसिड लेवल। ये लिपिड के ब्रेकडाउन को और बाकी के जो आपके प्लाज्मा में फैटी एसिड है इनके लेवल को
कम करने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से भी हम जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है हमारे टिश्यूज में फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलिन, उस रेजिस्टेंस को भी हम कम करने का काम करेंगे। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाया था हमारे दूसरे तीसरे पार्ट में, एक लॉक एंड की को यूज करते हुए। अगर उस ताले में जिस चाबी को हम रखते हैं, जहां फिट करते हैं, उस जगह पे अगर किसी ने कुछ ब्लॉक कर दिया है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चाबी या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन होने के बावजूद भी हमारा जो इंसुलिन है वो इस रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे अब ओवरकम करना पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस को, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। और यही रेजिस्टेंस को डेवलप को हटाने का काम करते हैं हमारे आज के ड्रग। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पूरे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड वगैरह है, फैटी एसिड वगैरह है, ये हम लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनको कम करके भी हम इसको ठीक करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से माइनर एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड हैं हमारे थायाजोलिडीन डायोन कैटेगरी के ड्रग से? तो वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, ये क्या क्या इफेक्ट शो करते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांशन करने का काम करते हैं, प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करते हैं। अब यहां पे मजेदार चीज ये है कि अगर आपने इसी सेमेस्टर में ब्लड के टॉपिक को देखा होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर को, तो ये चीजें आसानी से समझ गए होंगे आप कि जब हम किसी ड्रग को किसी केस में मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, और यही आज आपको ये साइड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, तो ये दो चीजें हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर शॉक के केस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहां पे आप देखिए ये इनका साइड इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं एक सजेस्टिव रीडिंग ये भी कहता है कि क्या इसका और उसका रिलेशनशिप है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डेडिकेटेड तरीके से बात करेंगे। तो ये प्लाज्मा के वॉल्यूम को एक्सपांड करते हैं। दूसरा, ये एडिमा कॉज करते हैं। डेफिनेटली अगर प्लाज्मा वॉल्यूम का एक्सपांडर होगा तो वह एडिमा कॉज करने की पॉसिबिलिटीज तो इनके अंदर डेवलप होगी ही होगी। तीसरा है वेट गेन, ये अब आपके वेट को इंक्रीज करने का काम कर सकते हैं, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं। तो इनके वेट को, आपकी बॉडी के वेट को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से एकदम ड्रास्टिक या सडन नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेसिव तरीके से वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पहले वीडियो में आपने देखे थे कि वो आपके लिए एनोरेक्सिया, आपके वेट को लॉस करने में मदद करते थे। तो यहां पे ये जो ड्रग का साइड इफेक्ट है वो आपका उल्टा है कि वेट को ये गेन कर रहे हैं। तो सेम कैटेगरी के ड्रग होने के बावजूद भी उनका साइड इफेक्ट एज इट इज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके काम करने के तरीके के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। उनका इसके और उसके साइड इफेक्ट से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, माइल्ड एनीमिया, ये कुछ हद तक ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी भी कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लड पर्सन जो लंबे समय से वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, फिर भी अगर लेते हैं तो इनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए हमको फिर हेमेटोनिक्स को यूज करना पड़ेगा। ये भी हेमेटोनिक्स हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, दैट इज व्हाई योर सिलेबस इज कोरिलेटेड। अभी तो नेक्स्ट पॉइंट, सीएचएफ में भी प्रेसिपिटेट, जो आपको पहले ही बताया गया था कि इनके पीछे का रीजन क्या है बैन करने का, तो ये सीएचएफ को प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होगी, उनको ये चीज नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ये देते हैं तो उनका जो सीएचएफ की प्रॉब्लम है वो आपस से उभर करके आ सकती है। नेक्स्ट वन, हेपेटिक डिसफंक्शन, जो लीवर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उनके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपके लीवर को ही अफेक्ट कर रही हैं, बिकॉज मेटाबॉलिज्म का जो मेन साइट है वो हमारा लीवर ही है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर इन एल्डर वुमन, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनमें बोन के फ्रैक्चर की संभावना को भी ये ड्रग का कंटिन्यूअस यूज स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटीज रखता है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है आपके पॉइंट को, जाकि आप समझ सकें थायाजोलिडीन डायोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और इन पॉइंट को अपने ओन लैंग्वेज में समझने के बाद एक्सप्लेन करना है, ताकि आप अच्छे से इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकें। आज के डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो हमने दो बुक को यूज किया है, केडी त्रिपाठी और पद्मजा उदय कुमार। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।